दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई एकदम सॉलिड चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स कन्फ्यूज़न के बारे में। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कोफैक्टर्स कन्फ्यूज़न में। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर्स क्या हैं, कोएंजाइम्स क्या हैं, मेटल लाइन्स क्या हैं। आज हम इन सभी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे आसान भाषा में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसकी डिफ़िकल्टी जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज हम उसे आसान भाषा में समझेंगे कि कोफैक्टर्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले कोफैक्टर्स बड़ी आसानी भाषा में समझेंगे कि कोफैक्टर्स को 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर, 3 टाइप में कोफैक्टर को बांटा गया है। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम्स एंड तीसरा मेटल आयंस। समझ में आया यहाँ तक कि 3 टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर होते हैं। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दूसरा कोएंजाइम्स एंड तीसरा मेटल एंजाइम्स। अब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स से अलग होता है, जो कि टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम्स से। अब एपोएंजाइम्स क्या होता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। अब कोएंजाइम्स और एपोएंजाइम्स में डिफरेंस पूछ देता है कभी कभी, तो इसमें भी डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। देखिए, एपोएंजाइम्स इज ए प्रोटीनियस एंजाइम्स होता है, और कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स, कभी कभी कोफैक्टर्स को ही कोएंजाइम्स कह लेते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं। एपोएंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और ये अनकैटालाइज्ड एक्टिव होते हैं, मतलब ये कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं पर कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन होते हैं पर कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं। तो ये तो रहा डिफरेंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम्स से अलग इस प्रकार है कि ये एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड रहती है। यदि आप समझ गए होंगे कि अगर एपोएंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होगा तो ये कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप जब जिस एपोएंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं है, तो जब प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होगा एपोएंजाइम से, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो कोएंजाइम्स से ये इस प्रकार भिन्न होता है। अब एग्जांपल्स इसके क्या हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किएंगे। परऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम्स, इसके दो एग्जांपल्स इसके, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। परऑक्सीडेज क्या होता है, जो H2O को H2+O2 में कन्वर्ट करता है, एंड कैटालेज एंजाइम्स जो कैटालाइटिकली मतलब रिएक्शन में भाग लेता है। कोएंजाइम्स की बात करते हैं। कोएंजाइम्स एपोएंजाइम्स से ट्रांसिएंट बाउंड होते हैं, मतलब टाइटली बाउंड ना होकर वे बड़े ही कमजोर एपोएंजाइम से कमजोर टाइप के बाउंड से जुड़े होते हैं, जो कि आसानी से टूट जाते हैं। इसीलिए कोएंजाइम्स कैटालाइटिकली एक्टिव होता है और रिएक्शन में भाग लेता है। इसके एग्जांपल्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे NAD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कंटेन्स विटामिन नियासिन। इसके एग्जांपल जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स होता है, कोएंजाइम्स एक प्रकार का कोएंजाइम्स है, इसमें विटामिन नियासिन भाग लेती है और जो एक्टिव करती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को, और जो कैटालाइटिकली एक्टिव रिएक्शन में भाग लेता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कैटालाइटिकली एक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम से, और ये ट्रांसिएंट बाउंड होता है, बड़े ही कमजोर तरीके से एसोसिएटेड होता है एपोएंजाइम से। इसीलिए ये कैटालाइटिकली एक्टिव होता है, क्योंकि एपोएंजाइम से जब कमजोर तरीके से बंधा होगा तो कोएंजाइम्स जब रिएक्शन में भाग लेगा तो ये एपोएंजाइम से टूट जाएगा और ये अपना नॉन प्रोटीनियस नेचर दिखाकर कैटालाइटिकली एक्टिव रिएक्शन में भाग लेगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मेटल आयंस की बात करते हैं। तीसरा मेटल आयंस भी बहुत से मतलब रिएक्शनों में भाग लेते हैं। जैसे जिंक इज ए मेटल आयंस,
किसके लिए मेटल आयंस है और कोफैक्टर की तरह काम करता है। जिंक इज ए कोफैक्टर्स तो ही मेटल आयंस होते हैं, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम्स और मेटल आयंस में बांटे गए। तो कोफैक्टर्स जिंक कोफैक्टर की तरह काम करता है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि वो पूछ देगा कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन सा कोफैक्टर काम करता है या कौन सा मेटल आयंस काम करता है। तो जिंक किसके प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स में कोफैक्टर की तरह काम करता है, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसका आंसर होगा। तो मेटल आयंस, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप, आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि कोफैक्टर को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड, एपोएंजाइम होते हैं प्रोटीनियस नेचर के जो कि कैटालाइटिकली इनएक्टिव होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के एग्जांपल हैं पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज। कोएंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसिएंट बाउंड होते हैं, बड़ी कमजोर तरीके से एसोसिएट होते हैं एपोएंजाइम से, और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं एपोएंजाइम से टूट जाते हैं, और नॉन प्रोटीनियस नेचर होने के कारण ये कैटालाइटिक एक्टिव होते हैं और रिएक्शन में भाग लेते हैं। इनके एग्जांपल निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है जो कि कंटेंट विटामिन नियंसिन होती है। मेटल आयंस होते हैं जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जिंक इज ए कोफैक्टर होता है जो कि मेटल आयंस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी में या नीट में कहीं बाहर से इससे हमने जो पढ़ाया है वहाँ बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हम भी नीट के एस्पिरेंट हैं और हमने भी अब की बार 2021 में 88 क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आए हैं। तो हम भी इसी तरीके से पढ़ते हैं और हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। अगर हमें चैनल अच्छा लगा या कोई और इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। धन्यवाद।